क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। 2 लेक्चर्स हम इसके दे चुके हैं, आज हमारा लास्ट फाइनल लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3। सानिया पढ़ बेटा फर्स्ट क्वेश्चन आज का। तो पहला क्वेश्चन है जी, सॉल्व फॉर एक्स। एक्स के लिए सॉल्व करें मींस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, ठीक है। स्टेटमेंट पढ़ बेटा। एक्स स्क्वायर माइनस 2b माइनस 1 एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस बी माइनस 20 इक्वल टू 0। सर कंडीशन भी तो कोई ना कोई दी होगी, यहाँ पर b लिख दिया हमने। आपने बोला सॉल्व फॉर एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 2b माइनस 1 एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस बी माइनस 20 इक्वल टू 0। बस इतनी सी स्टेटमेंट ही है। सॉल्व फॉर एक्स, रूट्स निकालने हैं इसके, हमने एक्स के रूट्स पता करने हैं, ठीक है। पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल के चेक कर लो सॉल्व फॉर एक्स होना भी है कि नहीं होना है। रूट्स रियल और इक्वल हैं तो करो सॉल्व, नहीं है तो फिर छोड़ दो वहीं पे, ठीक। ए क्या हुआ इसमें, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 2b माइनस 1, c इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस b माइनस 20, ठीक है बच्चों, डन। ओके, कॉपी छोड़ दीजिए, क्लास ऑफ। हाँ जी, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। हाँ जी, नोटेशंस याद है, स्मॉल अल्फाबेट यूज हो रहे हैं यहाँ पर, तो फिर हम यहाँ पर कैपिटल यूज कर लेते हैं, ए बी और ये सी कैपिटल, ठीक। तो बच्चों गुड इवनिंग बेटा, ये हमारे पास बन गया d इज इक्वल टू बी कितना है, माइनस 2b माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4, a इज 1 एंड c इज b स्क्वायर माइनस b माइनस 20। कहाँ पर बेटा, अच्छा, यहाँ पर 1 मिनट है, ये लो अब, ठीक है, ये लो, ठीक है बेटा। चलो अब ब्रैकेट खोल देते हैं, मैंने प्रॉपर स्टेटमेंट भर दी है, ब्रैकेट खोलते हैं फिर साइन चेंज कर देंगे जो होने वाले। d इज इक्वल टू, माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया ये, तो फॉर्मूला हुआ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 का 4b, 4 को इससे मल्टीप्लाई कर लो, माइनस 4b स्क्वायर माइनस माइनस कैंसिल प्लस 4b प्लस 80। देखिए क्या कट रहा है फिर, 4b स्क्वायर से 4b स्क्वायर कट गया, 4b से 4b कट गया, d इज इक्वल टू 81, ये परफेक्ट स्क्वायर है 9, ठीक है बच्चों। x निकालने का फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाय 2a, x इज इक्वल टू माइनस बी, b पहले नेगेटिव है, पॉजिटिव हो जाएगा, तो b हमारा पॉजिटिव हो गया और ये हमारे पास आ गया 2b माइनस 1 प्लस माइनस रूट 81 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, 2a हो गया 1, x इज इक्वल टू 2b माइनस 1 प्लस माइनस 9 अपॉन 2, 81 का स्क्वायर रूट 9 हो गया, ये बन गया x इज इक्वल टू 2b माइनस 1 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा 2b माइनस 1 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 2, प्लस अलग कर लिया और माइनस अलग कर लिया, तो x इज इक्वल टू 2b, हाँ जी 9 प्लस माइनस 1 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2, और ये हो गया 2b माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2, 2 कॉमन निकल गया, जब 2 कॉमन निकलेगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा b प्लस 4 कॉमा b माइनस 5। तो लीजिए सॉल्व फॉर x था, मतलब x की वैल्यूज निकालने के लिए बोला गया था, x की वैल्यूज निकल गई। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, इसको नोट करिए फिर आगे चलते हैं। डन। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की केस स्टडी है, फर्स्ट टाइम पेपर में आ रही है ये, मतलब किस एग्जाम में आई नहीं हुई पहले, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये केस स्टडीज आ रही हैं, तो एक बनी बनाई केस स्टडी हमें मिली है। अमित इज प्रिपेयरिंग फॉर हिज अपकमिंग सेमेस्टर एग्जाम, जैसे आप लोग अपने सेमेस्टर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, वैसे अमित प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को सेमेस्टर एग्जाम के लिए। फॉर दिस ही हैज टू प्रैक्टिस द चैप्टर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा चैप्टर प्रैक्टिस कर रहा है, आप भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही कर रहे हो। सो ही स्टार्टेड विद फैक्टराइजेशन मेथड, अब उसने किससे स्टार्ट किया, फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 मेथड से सॉल्व किया जाता है, फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड देन कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, तो क्या बोला गया, कौन सा मेथड वो प्रिपेयर कर रहा है, फैक्टराइजेशन मेथड वो प्रिपेयर कर रहा है। लेट टू लीनियर फैक्टर ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस cb
तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इसके दो लीनियर फैक्टर दे दिए गए हैं। इसके दो लीनियर फैक्टर हैं हमारे पास px प्लस q एंड rx प्लस s, ये इसके दो लीनियर फैक्टर हैं। और इक्वेशन हमारे पास एक दी गई है, अगर ये इसके लीनियर फैक्टर हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के लीनियर फैक्टर हैं, तो इट मींस अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो वापस क्या आ जाएगी, सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन वापस आएगी। बच्चों अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आप बात कर रहे हो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 और आपको पता लग जाता है कि भाई इसके फैक्टर ये हैं x प्लस 2 और x प्लस 2, तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वापस यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अब जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसको पता लगा बच्चे को भाई ये इसके दो फैक्टर है, अगर ये इसके दो फैक्टर हैं तो इट मींस इन फैक्टर्स का अगर मैं प्रोडक्ट करूं px प्लस q इंटू rx प्लस s, तो मुझे वापस क्या मिलना चाहिए, यही वापस मिलना चाहिए, ठीक है, rx प्लस s, तो मुझे यही वापस मिलना चाहिए, ठीक है। अब जो स्टेटमेंट में बोला है ऐसे कुछ लिख कर दिया था और इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया p r, ये स्टेटमेंट में ही है बच्चों, p r x स्क्वायर प्लस p s प्लस q r इंटू एक्स प्लस क्यू एस, ये स्टेटमेंट है सारी की सारी कुछ इस तरह से दी हुई। और वो प्रैक्टिस कर रहा है फैक्टराइजेशन मेथड की, तो क्वेश्चन अब शुरू हुआ, ये ऊपर की चीज सिर्फ घुमाने के लिए दी गई थी, मेन पार्ट क्वेश्चन का ये है, नाउ फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फाइंड द रूट्स। फैक्टराइज करने के लिए बोला गया, किसको फैक्टराइज करने के लिए बोला गया, 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, और दूसरे पार्ट में बोला गया है एक्स स्क्वायर माइनस 28x प्लस 160 इज इक्वल टू 0। ये लीजिए, तो देखो ऊपर बस एक पैराग्राफ में ये बता दिया गया कि भाई अमित अपने आप को टर्म 2 के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, सेमेस्टर 2 के एग्जाम के लिए, इसके लिए उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर को चूज किया, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में वो किस मेथड की प्रैक्टिस कर रहा है, फैक्टराइजेशन मेथड की प्रैक्टिस कर रहा है। अगर वो फैक्टराइजेशन मेथड की प्रैक्टिस कर रहा है तो नीचे दो क्वेश्चन दे दिए, एक ये और एक ये। अब इन दो क्वेश्चंस को अमित किस मेथड से सॉल्व करेगा, फैक्टराइजेशन मेथड। अब वहां पर स्पेशली बोला गया, इस केस स्टडी में था क्या, वहां पर स्पेशली बोला गया कि भाई फैक्टराइजेशन मेथड की वो प्रैक्टिस कर रहा है, ये नहीं बोला कि आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करोगे, उसमें बोला गया फैक्टराइजेशन मेथड की प्रैक्टिस कर रहा है, इसको फैक्टराइज करो। अब एक बच्चा इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर देता है, क्या उसे नंबर मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, क्योंकि केस स्टडी में किस मेथड के बारे में बात हुई है, तो फिर आपको इसको फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना है। एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व कर देता है तो नंबर मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, क्योंकि बात ही किसकी हुई है, फैक्टराइजेशन मेथड की। यानी इस पूरी केस स्टडी को पढ़ के सिर्फ इसमें एक वर्ड इंपॉर्टेंट था कि जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं वो किस मेथड से सॉल्व करने हैं, किस मेथड की प्रैक्टिस कर रहा अमित, बस फैक्टराइजेशन करनी है। और ये क्वेश्चन मैं बोर्ड पे सॉल्व नहीं कर रहा, ये फैक्टर करने आप लोगों को आते हैं इसके, आप फैक्टर कर सकते हो, फैक्टर करके इसका आंसर निकाल लेना, ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन थोड़ी है, आराम से फैक्टर कर सकते हो आप इसके। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अब, ठीक। बस मेन क्या था, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की केस स्टडी आपको आती है तो बस उसमें आपने ये देखना है कि किस मेथड के बारे में बात हो रही है, जिस मेथड के बारे में बोलेंगे उस मेथड से फैक्टर कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, थर्ड क्वेश्चन। If roots of quadratic equation x square plus 2px x स्क्वायर प्लस 2px plus mn प्लस mn इक्वल टू 0 are real and equal. इसके रूट्स आपको गिवन किए हैं, गिवन किए कि इसके जो रूट्स हैं इस इक्वेशन के रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मतलब इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो रियल भी हैं और इक्वल भी हैं, ये आपने दे दिया हमें। आगे बेटा, शो दैट, हमें शो क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट m प्लस n x m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर इज इक्वल टू 0 रूट्स आर ऑल्सो इक्वल। अब क्वेश्चन को समझो ध्यान से, देखो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी इन्होंने, इससे पहले हमने अगर पिछली वीडियोस आपको याद हो तो कैसे क्वेश्चन किए थे,
सबसे पहली वीडियो में एक क्वेश्चन आया था जिसमें एक रूट दिया था और दूसरा पता करना था। फिर दूसरे इंपॉर्टेंट लेक्चर में हमने क्या किया था कि ऐसी दो इक्वेशनें दी थी, उसमें रूट इसका दिया था और वैल्यू इस इक्वेशन में से किसी के या एम की वैल्यू निकालने के लिए बोला गया था। याद आ गया? अब यही इसकी तीसरी टाइप है, इसके अलावा और कोई टाइप बनती भी नहीं अब, कि आपको एक इक्वेशन दे दी और इस इक्वेशन का उन्होंने आपको गिवन कर दिया, गिवन कि भाई इस इक्वेशन के रूट जो है ना वो रियल और इक्वल हैं, ये दे दिया उन्होंने। और फिर अगर इस इक्वेशन के रूट रियल और इक्वल हैं तो यहां से हमें क्या मिलेगा? कुछ ना कुछ तो मिलेगा। अब जैसे इस इक्वेशन को आप देखो तो इसमें p भी है, m भी है, n भी है, इसमें भी p m n है, किसी ना किसी वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी हमें इसमें से, ठीक। फिर दूसरी इक्वेशन को कहते हैं कि भाई इस इक्वेशन को शो करो कि इसके रूट भी क्या है? इक्वल। अब रूट्स इक्वल कब होते हैं? रूट्स आर इक्वल। रूट इक्वल कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट का आंसर क्या आ जाए? 0 आ जाए, ठीक है। तो पहले पार्ट में तो उन्होंने बोल दिया आपको रूट्स इक्वल है, मतलब पहले पार्ट में आप डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल रखकर जो वैल्यू निकलती है निकालो। और दूसरे पार्ट में आपको प्रूव करके दिखाना है कि जब मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालूं तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए? मेरा आंसर 0 आना चाहिए। दूसरे पार्ट में आंसर 0 आना चाहिए, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। पहले तो जो गिवन है वो लिख लो। गिवन हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2px प्लस mn। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो d हमारे पास क्या आएगा बच्चों? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर मीन्स 2p होल स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c। लिख लिया हमने a इंटू c। अब गिवन है आपको, गिवन क्या है? आपको गिवन है कि भाई जो डिस्क्रिमिनेंट है वो किसके इक्वल है। उन्होंने इस तरह से लिखा नहीं है, उन्होंने लैंग्वेज में बोल दिया रूट्स क्या है? इक्वल। अगर रूट्स इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है? इट मींस ये जो पूरी इक्वेशन है वो किसके इक्वल आएगी? तो 2 का कितना हो गया हमारे पास? 4p स्क्वायर माइनस 4mn इज इक्वल टू 0। इट मींस बच्चों 4p स्क्वायर इज इक्वल टू 4mn। 4 से 4 एक वेरिएबल की वैल्यू मिली मेरे को, तो भाई जो p स्क्वायर है ना वो mn के इक्वल है। चलो इसको यहां पर छोड़ देते हैं, जब जरूरत पड़ेगी तब यूज कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में से रूट्स इक्वल का फॉर्मूला लगाने पे हमें p स्क्वायर की वैल्यू मिल चुकी है mn। अब सेकंड इक्वेशन, इसको शो करना है, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आना चाहिए? 0, ठीक है। अब इसमें तो शो करना है तो इक्वेशन लिख लो पहले, एक्स स्क्वायर माइनस 2 m प्लस n x प्लस m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू 0। ये हमने इक्वेशन लिख ली। इसमें डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, जैसे मैंने इसमें d इक्वल टू 0 लिख दिया था, इसमें नहीं लिख सकता क्योंकि इसमें ये चीज तो शो करनी है, ठीक। तो d इज इक्वल टू b स्क्वायर, b क्या है देखिए, b है माइनस 2 m प्लस n, इस सारी की क्या होगी? b स्क्वायर माइनस 4 a कितना हो गया? 1 हो गया ये आपका। c कितना हमारे पास? m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर, इतना डन। d इज इक्वल टू, फॉर्मूला खोलिए, 2 का 4 m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn। सही है बच्चों? a प्लस b की होल स्क्वायर खुल गई यहाँ पर, और 2 का तो 4 हो ही गया। ये क्या? माइनस 4, इस 4 को अंदर ले जाओ, अंदर, या तो इसको अंदर ले आओ या इसको भी बाहर ही रहने दो। फिर चलो -4 बाहर ही रहने दिया, यहाँ पर भी बाहर ही है -4। ये क्या है? m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब ध्यान से देखना जरा, ये p स्क्वायर दिख रहा है मेरे पास, p स्क्वायर की वैल्यू है, क्या वैल्यू है? mn। अब मैंने यहाँ पर बोला फ्रॉम 1 से मुझे क्या पता लगा कि प्लस 2mn, इतना डन, ठीक है बेटा। स्क्वायर नहीं आएगा ना, पी स्क्वायर की वैल्यू mn है। हमने इस पी स्क्वायर की जगह पर, इस पी स्क्वायर की जगह पर क्या भर दिया? mn, 2mn हो गया वो। अब इसको देखो और इसको देखो, दोनों क्या हो चुके हैं? सेम। अगर दोनों सेम है तो दिस एंड दैट कैंसिल, हमारे पास डी क्या आ गया? यही तो हमें शो करना था इस क्वेश्चन में, हेंस प्रूव्ड, यही करना था शो, कि शो दैट रूट्स आर इक्वल, ठीक है। तो हेंस प्रूव्ड रूट्स आर इक्वल।
डन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। एक क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन 4 करेंगे। The sum of the areas of two spheres. अच्छा, अब स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया। स्टेटमेंट, ठीक है। आपने बोला सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर। पहले तो मैं दो स्क्वायर बना लेता हूं। ये मेरा एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर की साइड मैंने सपोज कर ली एक्स, तो इसकी सारी साइड्स क्या होंगी? एक्स ही होंगी। एक ही मेरा दूसरा स्क्वायर है, इस स्क्वायर की साइड मैंने क्या लेट कर ली? वाई, तो इसकी सारी साइड्स क्या है? वाई। इस डायग्राम से आपको एक चीज समझ में आई होगी कि x इज ग्रेटर देन वाई, सही है। ये स्क्वायर थोड़ा बड़ा बना दिया, वो स्क्वायर थोड़ा छोटा बना दिया, ठीक है। क्योंकि अभी उसने स्टेटमेंट पढ़ी थी सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ, कुछ इस तरह से बोला था उन्होंने। पढ़ो स्टेटमेंट पूरी बेटा। The sum of the areas of two spheres is सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर। इसका एरिया क्या होगा? इस स्क्वायर के एरिया की बात करते तो इसका एरिया क्या होगा? एरिया होगा साइड की स्क्वायर। इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया होगा साइड की स्क्वायर। तो लेट कर लिया हमने, लेट x एंड y आर दी साइड्स ऑफ टू स्क्वायर, ठीक है जी। लैंग्वेज तो लिखनी पड़ेगी, वो तो जो स्टेटमेंट उन्होंने बोली उसके अकॉर्डिंग मैंने छोटी सी एक रफ से डायग्राम बना दी कि क्या कहना चाहते हैं वो। तो एक ये स्क्वायर है, दूसरा ये स्क्वायर है, x और y इन दो स्क्वायर्स की साइड है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो उनके एरियाज का जो सम है, पहले स्क्वायर का एरिया x की स्क्वायर, दूसरे स्क्वायर का एरिया y की स्क्वायर, वो किसके इक्वल है? 452 मीटर स्क्वायर के बराबर है जी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इक्वेशन 1 बना के छोड़ दी हमने, ठीक है बेटा जी। सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज इक्वल टू 452 मीटर स्क्वायर। आगे बेटा। if the difference of their perimeters पेरीमीटर, is 8 meters. चलिए पेरीमीटर की बात भी कर लें। यहाँ पर पेरीमीटर क्या होगा? अगर हम पेरीमीटर बोल रहे हैं, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो x x x x कितनी साइड्स? 4x। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 4y। अब उन्होंने बोला डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर। अब डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर में 4x माइनस 4y करना है कि 4y माइनस 4x करना है? डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर बोला आपने, ठीक है। डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 8 meters. 8 मीटर। अब इन दोनों में से कौन सी इक्वेशन लिखूं? ये वाली? First वाली. बेटा बड़ा कौन है? देखो ना ध्यान से, बड़ा कौन है? देखो मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया था, यहाँ पर कुछ हिंट दिया था आपको मैंने। x बड़ा है और y है। बेटा कुछ भी अगर आप y को बड़ा रखोगे, बताना पड़ेगा ना आपको बड़ा कौन है। बड़े में से छोटे वाला स्क्वायर माइनस करोगे आप। अगर आपने y को बड़ा रखना है तो फिर तो ये 4y माइनस 4x हो जाएगा। पर मैंने जब स्टार्टिंग में बोल दिया था कि भाई मेरा ये वाला स्क्वायर बड़ा है और ये वाला स्क्वायर छोटा है। देखो x इज ग्रेटर देन y लिखा था मैंने, मतलब इसकी साइड बड़ी और इसकी साइड छोटी। तो जब मैं डिफरेंस निकालूंगा तो डिफरेंस के लिए मुझे फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक। ये स्टेटमेंट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर क्या हुआ? 4x। इसका पेरीमीटर क्या हुआ? 4y। उसका क्या करना है? डिफरेंस। वो किसके इक्वल? 8 के इक्वल। देखिए जी, यहाँ पर फिर हम मेंशन कर देते हैं कि भी जो हमारा x है ना वो क्या है? बड़ा है y से। अगर x y से बड़ा है तो 4x में से 4y माइनस किया हमने। ये पूरी इक्वेशन 4 से डिवाइड हो रही है, इसको 4 से डिवाइड कर लें। जब इसे 4 से डिवाइड किया तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई। इसको 1 बना के छोड़ दें। अच्छा 1 बनी हुई है तो 2 बना के छोड़ दें। अब इसको पुट कर लें, पुट इन 1 में पुट कर दें। x की वैल्यू 2 प्लस वाई आ चुकी है, 1 में भरते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y बन जाएगी। तो बच्चों ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस, हाँ जी ध्यान दें। अच्छा x की जगह पे क्या भरना है हमें? पहले इक्वेशन लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 452। अब बताओ किसकी वैल्यू हमारे पास? x की वैल्यू 2 प्लस वाई। इस x की जगह पे क्या आ गया? 2 प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 452। फॉर्मूला खोलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4y प्लस वाई स्क्वायर माइनस 452 इज इक्वल टू 0। इधर डन। अच्छा वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 448 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। 452 में से 4 बार निकाल दिया। अब इसमें भी 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 कॉमन निकल रहा है, निकालिए। वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 228 इज इक्वल टू
224 -224 इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, बच्चे इंटेलिजेंट है हमारे पास, सर की गलती पकड़ लेते हैं। y² + 2y -224 इज इक्वल टू 0। बच्चे इंटेलिजेंट है हमारे पास, फैक्टर तो कर ही लेंगे। करिए, शाबाश, फैक्टर करिए। चलिए देखिए शाबाश, y² + 16y -14y -224 इक्वल्स टू 0। y कॉमन अंदर बचा हमारे पास, y + 16 -14 कॉमन, y + 16 इक्वल्स टू 0। तो y + 16 इंटू y -14 इक्वल्स टू 0। y + 16 इज इक्वल टू 0, y -14 इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल टू -16, y इज इक्वल टू 14। इतना डन। नेगेटिव को रिजेक्ट कर दो। नेगेटिव को रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं? स्क्वायर की साइड कभी नेगेटिव हो सकती है? साइड तो नेगेटिव होती नहीं है, इसलिए नेगेटिव को रिजेक्ट कर दिया, पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लिया, और हमने बोला एट y इज इक्वल टू 14, अगर y 14 है तो फिर x क्या होगा? ये इक्वेशन 2 में पुट कर लो। x इज इक्वल टू, यहां पे लिखा हमने पुट इन 2, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 2 + y, इट मींस x इज इक्वल टू 2 + 14, x इज इक्वल टू 16। तो साइड्स हमारे पास आई, जो बड़ा वाला स्क्वायर है उसकी साइड है 16 मीटर। ठीक है, आपने 452 मीटर ही दिया था ना मेरे को, यूनिट्स लिख देने साथ में। साइड्स आर 16 मीटर एंड 14 मीटर। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टू फिल अ स्विमिंग पूल 2 पाइप्स आर टू बी यूज्ड। एक स्विमिंग पूल को फिल कर रहे हैं हम। मान लीजिए ये हमारा स्विमिंग पूल है, ये पेल को फेंकना है इसमें हमने, ये बैठ नहीं रही आराम से। मान लीजिए ये हमारा स्विमिंग पूल है, इस स्विमिंग पूल को फिल करने के लिए 2 पाइप्स लगाई गई हैं। एक पाइप हमने ये लगा दी इधर से, और एक पाइप हमने ये लगा दी इधर से। इन पाइप्स के जरिए इस स्विमिंग पूल में क्या आ रहा है? पानी। लीजिए, वाटर आ रहा है, ये स्विमिंग पूल में पानी गिर रहा है। स्विमिंग पूल को फिल किया जा रहा है 2 पाइप्स के जरिए। If a swimming pools are of 2 pipes are to be filled, if the pipe of the bigger diameter is used for 4 hours and the pipe of smaller diameter is used for 9 hours. अब 2 पाइप्स लगाई मैंने, दिख रहा है आपको डायमीटर किसका बड़ा है? इसका डायमीटर बड़ा है। ठीक है जी, इसका डायमीटर हमें दे दिया, इसका डायमीटर दे दिया, तो डायमीटर तो दिया नहीं, पर ये बोला उन्होंने इफ द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर इज यूज्ड फॉर 4 आवर। इसको कितने घंटे चलाया गया? 4 घंटे इसको चला रहे हैं। एंड पाइप फॉर स्मॉलर डायमीटर फॉर 9 आवर, इसको कितने घंटे चला रहे हैं? 9 घंटे इसको चला रहे हैं। ओनली हाफ ऑफ द पूल कैन बी फिल्ड, पूरा पूल नहीं भरा। पूल कितना भरा? आधा पूल भरा। चलो यहां तक हमने बोल दिया ये हमारा आधा पूल है, सिर्फ आधा पूल ही भर पाए हम। ठीक, फाइंड हाउ लॉन्ग इट वुड बी टेक फॉर ईच पाइप टू बी फिल द पूल सेपरेटली। देखिए ये दोनों पाइप से पानी आ रहा है, 4 घंटे से ये पानी चल रहा है, इसके अंदर गिर रहा है, और 9 घंटे से लगातार पानी इसके अंदर गिर रहा है। तो 4 घंटे इस पाइप के थ्रू, 9 घंटे इस पाइप के थ्रू, टोटल 9 और 4 कितने हो गए? 13 आवर्स हो गए, मिलके दोनों पाइपों से पानी गिर रहा है। तो पूल कितना भरा? अब हमें क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि भाई अगर मान लीजिए छोटी वाली पाइप से पानी नहीं आता है, इस बड़ी पाइप से पानी इस पूल के अंदर गिर रहा है, तो इस बड़ी पाइप से कितने घंटे पानी इसमें गिरे कि ये पूल फिल हो जाए? और या फिर जब बड़ी पाइप से पानी ना आए तो सिर्फ छोटी पाइप से इसके अंदर पानी गिरे तो पूल फिल हो जाए। इतना तो हमें पता है। इसमें टाइम कम लगेगा पूल को फिल करने में, इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, ये ट्यूबवेल की पाइप है, पानी ज्यादा आता है ना, मोटा पानी आता है। और ये हमारे घरों में जो टैप वाटर आता है उसमें जो पाइपें लगी होती हैं, पतली छोटी छोटी पाइप्स। ठीक है, तो हमें एक चीज उन्होंने गिवन कर दी कि भाई pipe to fill the pool separate if the pipe of smaller diameter takes 10 hour more। जो ये पाइप है ये कितने घंटे एक्स्ट्रा टाइम ले रही है इससे? 10 आवर मोर, ये 10 घंटे एक्स्ट्रा समय ले रही है। मान लेते हैं कि इस पाइप से 20 घंटे में ये पूल फिल हो रहा है, तो इस पाइप से कितने घंटे में होगा? क्योंकि वो 10 घंटे ज्यादा ले रही है। वो क्यों ले रही है 10 घंटे ज्यादा? उसका डायमीटर कम है, इसका डायमीटर ज्यादा है। ठीक, तो बस हमें सेपरेट टाइम पता करना है
कि दोनों पाइप से जब हम पूल को फिल करेंगे तो सेपरेट सेपरेट टाइम बताइए कितना कितना टाइम लगेगा। बस इतनी सी स्टेटमेंट हमारे पास है। इतना पता लग गया कि 4 घंटे इसको लगा रहे हैं और 9 आवर्स इसको लगा रहे हैं, और पूल कितना फिल हो रहा है, पूल जो है वो हाफ फिल हो रहा है। मान लीजिए पूरे के पूरे पूल का वॉल्यूम, लेट वॉल्यूम ऑफ पूल, पूरे पूल का वॉल्यूम आपने क्या मान लिया, वी मान लिया, कैपिटल वी पूरे पूल का वॉल्यूम है, स्विमिंग पूल का वॉल्यूम। अब 4 आवर से इसमें पानी गिर रहा है और 9 घंटे से इसमें भी पानी गिर रहा है, तो पूल कितना फिल हुआ, हाफ पूल फिल हुआ। ठीक है, अब लेट कर लेते हैं टाइम टेकन बाय, इसको ना थोड़ा सोच समझ के करना क्वेश्चन को। पहले हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि कितना टाइम लगेगा इस बड़े डायमीटर वाली पाइप से इस पूल को फिल करने में। तो टाइम तो हमें पता नहीं है, तो हम मान लेंगे टाइम कितना लग रहा है, टी टाइम लग रहा है। ठीक है, टाइम टेकन बाय लार्जर डायमीटर पाइप टू फिल द पूल, कितना टाइम मान लिया बच्चों हमने मान लिया टी टाइम लग रहा है। फिर हमने बोला टाइम टेकन बाय, लार्जर के बाद हम किससे पूल को भर रहे हो, स्मॉलर, टाइम टेकन बाय स्मॉलर डायमीटर पाइप टू फिल द पूल। हाँ जी, पूल को फिल करने में वो कितना टाइम लगाएगी, बिल्कुल सही, t+10, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था स्टेटमेंट में कि ये 10 घंटे एक्स्ट्रा टाइम ले रही है, तो इसलिए अगर इसको t टाइम लग रहा है तो इसको क्या लगेगा, t+10। अब यहाँ पर तो 9 घंटे की बात हो रही है। हम बोलते हैं कि 1 घंटे में इस पाइप से इस पूल में कितना पानी गिरा 1 आवर में। और अगर मुझे 1 आवर पता लग जाएगा तो अगर मैंने 4 आवर निकालना होगा तो दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 से। ठीक है, पूल filled by water, pool filled water by larger diameter pipe in 1 hour। हाँ जी, तो पूल में कितना वाटर फिल हुआ लार्जर डायमीटर की पाइप से 1 घंटे में। ठीक, तो कैसे निकालेंगे, पहले तो देखिए पूल का वॉल्यूम क्या है, पूल का वॉल्यूम है V। ठीक है जी, पूल का वॉल्यूम है V। जब आप लार्जर डायमीटर की बात कर रहे हो तो लार्जर डायमीटर में जब डायमीटर से टैंक को आप फिल कर रहे हो तो उस वक्त टाइम कितना लग रहा है, तो ये हो गया V डिवाइडेड बाय T। ये पूल का वॉल्यूम, इसको फिल कर रहे हो, कितना टाइम लग रहा था, T टाइम। किसकी बात कर रहे हैं हम अभी, 1 आवर की बात कर रहे हैं। अब अगर 1 आवर की जगह पर मैं 4 आवर कर देता तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी क्या हो जाना था, 4 से मल्टीप्लाई, 4V/T बन जाना था उसने। ठीक है, अब हमने इसी तरह से बात की पूल फिल्ड वाटर बाय स्मॉलर डायमीटर पाइप इन 1 आवर। तो वॉल्यूम है पूल का कितना, V। ठीक है, वॉल्यूम तो पूल का V है। अगर मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं इस छोटी पाइप से इस पूल को फिल करने की कोशिश कर रहा हूं, तो पूल का वॉल्यूम कम थोड़ी हो जाएगा, पूल का वॉल्यूम तो उतना ही रहना है। बस फर्क कितना है, जब बड़ी पाइप से फिल कर रहे थे तो टाइम T लग रहा था, और जब छोटी पाइप से फिल कर रहे हो तो टाइम कितना लग रहा है, तो 1 घंटे में जितना उसने फिल किया वो हुआ T+10। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझना, अब आ रहे हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आधी से ज्यादा तो लैंग्वेज ही लिखनी पड़ेगी इसमें हमें। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों पाइपों से पानी आ रहा है इसके अंदर, दोनों पाइपों से। ठीक है जी, अगर दोनों पाइपों से पानी आ रहा है तो क्या करोगे, प्लस ही करोगे। दोनों पाइपों से लगातार पानी इसमें गिर रहा है। इस पाइप के थ्रू कितने आवर से पानी आ रहा है, 4 आवर। हमारे पास 1 आवर का आंसर है। अगर मैं 4 आवर की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, 4V डिवाइडेड बाय T। और इस पाइप के थ्रू कितने आवर से पानी आ रहा है, 9 आवर से पानी इसमें आ रहा है। तो इसका मतलब स्मॉलर पाइप का 1 आवर का आंसर है मेरे पास। तो क्या हो जाएगा, 9V डिवाइडेड बाय T+10।
तो 4 घंटे से 4 आवर से इस पाइप से पानी गिर रहा है, 9 आवर से इस पाइप से पानी गिर रहा है, क्या टैंक पूरा फिल हो गया? स्टेटमेंट में दिया था टैंक सिर्फ आधा फिल हुआ, आधा फिल हुआ टैंक, तो इज इक्वल टू 1/2 V। इतना डन। हमें तो टाइम पता करना है कि इस पाइप के थ्रू इसको बंद कर दिया जाए, इधर वाली मोटर को बंद कर दिया हमने, इस पाइप के थ्रू टैंक भरना है, कितना टाइम लगेगा? भर के खाली कर लिया टैंक हमने, फिर इसको मोटर को बंद कर दिया, इधर वाली मोटर चला दी, इस पाइप के थ्रू टैंक को भरना है तो कितना टाइम लगेगा? हमें तो दोनों के लिए टाइम पता करना है, एक का पता लग जाएगा तो दूसरे का तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, क्योंकि 10 आवर एक्स्ट्रा टाइम ले रही है। ठीक है, तो जो दोनों में कॉमन क्या है, इस तरफ देखिए जरा, V कॉमन है, क्या रह गया? 9/T प्लस 4/T प्लस 9/T प्लस 10 इज इक्वल टू 1/2 V। V से V, हाँ जी जी बोलिए बेटा बोलिए। बेटा ये T मल्टीप्लाई में थोड़ी है इसके साथ, ये तो T प्लस में है। अगर कॉमन निकालना था तो फिर इसके नीचे भी T और प्लस 9V इंटू 10T ऐसे होता तो मैं T कॉमन निकालता। अब ये T किसमें है? प्लस में, मल्टीप्लाई में थोड़ी है, मल्टीप्लाई में होता तो कॉमन निकलता। ठीक है, तो V से V कट गया, एलसीएम ले लो, यहाँ पर कितना बन गया? ये हो गया 40 प्लस 410 का 40 प्लस T को 9 से किया तो कितना हो गया? 90 डिवाइडेड बाय T स्क्वायर प्लस 10T इज इक्वल टू 1/2। इतना क्लियर? हाँ जी, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 4 का 80 प्लस 80 प्लस 18T इज इक्वल टू T स्क्वायर प्लस 10T। इतना डन। मुझे लगता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है आराम से, यहां से इन सबको उठा के उस तरफ ले जाओ। तो इधर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है एज इट इज, टी स्क्वायर तो है, पहले टी स्क्वायर लिख लेते हैं, फिर प्लस 10T भी है, प्लस 80 शिफ्ट किया परली तरफ हमने, माइनस 80 प्लस 80 शिफ्ट किया, माइनस 80 माइनस 18T शिफ्ट किया, प्लस 18T शिफ्ट किया, माइनस 18T इज इक्वल टू 0। अब इकट्ठे करो, पहले क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे टी स्क्वायर, आगे इन टर्म्स ऑफ टी। बच्चों हमारे पास हो गया 18 में से 10 हमने निकाल दिए तो हमारे पास -8 रह गया, -8 और -8 कितना हो गया? -16T। ये बचा हमारे पास यहाँ पे। आगे -80 इज इक्वल टू, फैक्टर करिए इसके, बताइए क्या आता है? देखिए भी, देखिए बोर्ड पे देखिए, फैक्टर कर रहे हैं। टी स्क्वायर -20T प्लस 40 -80 इक्वल टू 0। टी कॉमन, T -20 प्लस 4 कॉमन, T -20 इक्वल्स टू 0। T -20 सेम, T -20 इंटू T प्लस 4 इक्वल्स टू 0। T की वैल्यू हमारे पास एक 20 निकल गई और एक निकल गई -4। टाइम नेगेटिव थोड़ी होगा, -4 को क्या कर दोगे? रिजेक्ट। T इक्वल टू -4 आपने कर दिया रिजेक्ट। इसका मतलब लार्जर पाइप से जो टाइम लग रहा है, लार्जर पाइप टेक्स टाइम, कितना टाइम? T टाइम ले रही थी लार्जर पाइप, ठीक है, लार्जर पाइप जो है वो T टाइम ले रही थी, तो आंसर कितना आ गया? 20 आवर। 20 घंटे लगेंगे अगर इस पाइप से टैंक को भरना है हमने तो स्मॉलर पाइप क्या करेगी? स्मॉलर पाइप तो उससे 10 आवर एक्स्ट्रा टाइम ले रही थी, ये लिखा हमने T प्लस 10, तो T हमने निकाला 20, तो 20 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 30 आवर्स। ठीक है जी, तो 30 आवर्स इसको लगेंगे और 20 आवर्स इसको लगेंगे अगर इंडिविजुअली इन दोनों पाइप से टैंक को भरा जाए। अब कोई डाउट है तो पूछो इसमें, पहले कुछ कोई चीज समझ में ना आई हो। इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं पेपर में, ये आया हुआ है इसलिए बोर्ड पे करवाया गया आपको। कोई से जब हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन करे थे तो हमने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन किया था, ठीक है। इसके बाद फिर ये स्केयर वाला, स्केयर का पेरीमीटर, स्केयर का एरिया वाला क्वेश्चन, फादर मदर की एज, फादर सन की एजेस वाले क्वेश्चन, वो तो आप कर लोगे आराम से। इस तरह के थोड़े क्वेश्चन आएंगे तो आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। जहां से भी इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं इनको ढूंढ कर करिए, आ सकते हैं पेपर में क्वेश्चन ऐसे, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक खत्म हो जाएगा। हो गया? हाँ जी, बढ़िया क्वेश्चन है, लैंग्वेज तो बढ़िया है इसकी। कहते हैं जी सम स्टूडेंट प्लान्ड अ पिकनिक। बच्चे क्या प्लान कर रहे हैं?
मतलब ग्रुप स्टडी नहीं प्लान करेंगे, पिकनिक प्लान करेंगे, ठीक। सम स्टूडेंट्स प्लान अ पिकनिक, द टोटल बजट फॉर द फूड वाज ₹2000। चलो मैं ही पिकनिक पे लेके जाना चाहता हूँ आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों को मैं अब बताते हैं कब लेके जाना है। मैं आप लोगों को पिकनिक पे लेके जाना चाहता हूँ, और हमारा बजट जो है, हमने जहाँ पे पिकनिक मनाने जाना है, हमारी कॉस्ट वहां पे बैठ रही है ₹2000। कितनी? हाँ जी, टोटल कॉस्ट हमें बैठ रही है कितनी? ₹2000। ₹2000 हमें वहां पे पे करने पड़ेंगे, ठीक है। अभी बच्चों की गिनती नहीं है हमारे पास, कितने बच्चों ने जाना है। अब इसमें से 5 स्टूडेंट्स फेल टू अटेंड द पिकनिक। 5 स्टूडेंट पिकनिक को अटेंड करना फेल कर देते हैं, मतलब धोखा दे देते हैं, आते नहीं है। उसका हर्जाना क्या भुगतना पड़ेगा? हाँ जी, क्या पेनल्टी लगेगी? जो 5 बच्चे घर पे बैठ गए हैं ना, उसकी कॉस्ट बाकियों के ऊपर पड़ जाएगी, क्योंकि जिस जगह पे हमने पिकनिक सेलिब्रेट करने के लिए जाना है वहां पे फिक्स है भाई, ₹2000 लगने ही लगने हैं, ठीक है, जितने बच्चे हम लेके जा रहे हैं। अब मान के चलिए ₹2000 लग रहे हैं और हमारे पास 10 स्टूडेंट्स हैं, तो मैं हर बच्चे को क्या बोलूंगा, हमें ₹2000 वहां पे देने हैं। मैं हर स्टूडेंट को क्या बोलूंगा, कितने रुपए लेके आओ घर से। अब मेरे पास नहीं, हर बच्चा 2000 नहीं लेके आएगा, मतलब मुझे 2000 वहां पर देने हैं उनको, ठीक है। पर स्टूडेंट कितने रुपीज लेके आएगा, अभी हमें स्टूडेंट्स की गिनती पता नहीं है, पर मैं ये मान लेता हूँ 10 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, तो 10 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो पर स्टूडेंट कितने रुपए लेके आने पड़ेंगे? ₹200 लेके आने पड़ेंगे, ठीक है। अब बच्चे हैं हमारे पास, मान लीजिए 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स हम पिकनिक पे लेके जा रहे हैं। अब इसमें बताया नहीं उन्होंने कितने स्टूडेंट्स हैं, ये हम मान रहे हैं कि 10 स्टूडेंट्स हम पिकनिक पर लेकर जा रहे हैं, और पिकनिक का जो हमारा खर्चा है वो ₹2000 है। हर बच्चे को मैं बोलता हूं, बेटा घर से कितने रुपए लेके आओ? ₹200 लेकर आओ, ठीक है। अब उसमें एक हमारा प्यारा बच्चा प्रेयल और एक सिमोन, ये सीमून, ये 2 बच्चे पिकनिक पे आते ही नहीं है, 2 बच्चे नहीं आए, ठीक है। नहीं आपने नहीं आना, मुझे पता है ठीक, ये 2 बच्चे पिकनिक पे नहीं आए। अब हम पिकनिक पे 10 बच्चे तो लेके नहीं जा रहे, कितने बच्चे लेके जा रहे हैं? 8 बच्चे लेके जा रहे हैं, 8 बच्चे लेके जा रहे हैं। अब पर स्टूडेंट क्या मैं ₹200 लूंगा? नहीं, क्योंकि 2 बच्चों ने तो धोखा दे दिया बीच में हमें। इसका मतलब अब जो वो 2 बच्चे नहीं आए, उनकी कॉस्ट किसमें डिवाइड करनी पड़ेगी? जो बाकी 8 स्टूडेंट्स हैं उनसे फिर हमें एक्स्ट्रा मनी चार्ज करनी पड़ेगी, फिर डिवाइड करके देख लेना कितने पैसे एक्स्ट्रा पड़ रहे हैं। कुछ इस तरह का क्वेश्चन है ये, ठीक है, कुछ इस तरह का। ये तो मैंने चलो अपना नंबर लिया, अभी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक। अब सुनिए स्टेटमेंट भाई, यानी इससे एक बात हमें यह समझ में आई कि अगर स्टूडेंट्स को डिक्रीज किया जाएगा तो पर स्टूडेंट कॉस्ट जो है इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। चलिए 2 बच्चों की जगह के ऊपर 4 बच्चे नहीं आते, कृष्ण भी नहीं आता, ये डीएवी वाले कोई नहीं आ रहे, ठीक है। पुलिस डीएवी वाले भी नहीं आ रहे हमारे पास, मतलब सारे डीएवी छुट्टी पे। पहले यही शोर शराबा डाल रहे थे, सर पिकनिक पे लेके जाओ, पिकनिक पे लेके जाओ, इनकी वजह से लेके जा रहे हैं, और 4 बच्चे नहीं आते। 10 बच्चे थे हमारे पास, 4 निकल गए, अब 6 बच्चे, तो फिर ऑब्वियस ही बात है कॉस्ट और बढ़ेगी, ठीक। अब स्टेटमेंट सुनिए, सम स्टूडेंट्स प्लान्ड अ पिकनिक, कुछ बच्चे पिकनिक प्लान कर रहे हैं, टोटल बजट कितना है पिकनिक का? ₹2000, ठीक है। तो ₹2000 हमें चाहिए, तो सबसे कंट्रीब्यूशन करवाएंगे हम। बट 5 स्टूडेंट फेल टू अटेंड द पिकनिक, 5 स्टूडेंट फेल टू अटेंड, नहीं आते पिकनिक में, एंड दस द कॉस्ट ऑफ द फूड ऑफ ईच मेंबर इंक्रीज बाय ₹20। हर मेंबर की कॉस्ट कितनी बढ़ गई? ₹20 कॉस्ट बढ़ गई, ये बता रहे हैं हमें, ₹20 कॉस्ट हमें एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे हर मेंबर से। हाउ मेनी स्टूडेंट्स अटेंड द पिकनिक एंड हाउ मच डिड ईच स्टूडेंट पे फॉर द फूड? कितने स्टूडेंट पिकनिक अटेंड करने के लिए आए, और पर स्टूडेंट कितना उनको अमाउंट पे करना पड़ा? क्वेश्चन समझ में आया? इसमें तो मैंने आपको सब कुछ ही दिया हुआ था, मैंने बोला ₹2000 हमने देने हैं, 10 स्टूडेंट है, तो 10 स्टूडेंट है, ₹2000 हम दे रहे हैं, तो फिर पर स्टूडेंट कितना पड़ गया? 200। अब मुझे स्टूडेंट पता है, यहां पर इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ स्टूडेंट पता करने हैं, मुझे कॉस्ट पता लग रही पर स्टूडेंट से कितने रुपए लेने मैंने? ₹200। इस क्वेश्चन में मुझे वो भी नहीं पता, जब मुझे स्टूडेंट ही नहीं पता क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो मुझे कॉस्ट कैसे पता लगेगी पर बच्चे से मैंने कितने पैसे मंगवाने हैं, ठीक। अब क्वेश्चन सुन लिया आपने ध्यान से।
अब स्टेटमेंट बनाते हैं। एक ही चीज क्लियर है, टोटल कॉस्ट कितनी पिकनिक की? 2000 रुपीज, ठीक है। अब सबसे पहले तो जो चीज पता करनी है, क्या पता करना है हमने? बच्चे कितने, स्टूडेंट्स कितने, तो लेट कर लो, लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हमने मान लिया टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास, एक्स स्टूडेंट्स को हम पिकनिक के ऊपर लेकर जा रहे हैं। शेयर ऑफ ईच स्टूडेंट, ये हिंट दिया था आपको। ईच स्टूडेंट का शेयर पता करना है हमने, तो कैसे पता करेंगे? जितनी अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट्स, यही बोला था हमने। अमाउंट कितनी है? 2000 रुपए, और पर स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट जितने वो नीचे आ जाएंगे, एक्स स्टूडेंट्स है। पर 5 स्टूडेंट अटेंड नहीं कर पाते हैं पिकनिक, 5 स्टूडेंट्स फेल्ड, ठीक है, हाँ जी। 5 स्टूडेंट्स fail to attend picnic, cost increase, cost तो बढ़ेगी, ठीक है। फिर शेयर इंक्रीज ईच स्टूडेंट, अब कितना शेयर इंक्रीज होगा पर स्टूडेंट? टोटल कॉस्ट कितनी थी? 2000, टोटल स्टूडेंट कितने थे? एक्स, उसमें से कितने बच्चे नहीं आए? 5 बच्चे नहीं आए, ठीक है जी। तो हो गया 2000 डिवाइडेड बाय x माइनस 5, क्योंकि 5 स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, पर पिकनिक अटेंड नहीं कर पाते। अब लास्ट में एक बात बोल दी गई कि बेटा ये 5 बच्चे पिकनिक अटेंड करने नहीं आए हैं, हर बच्चा 20 रुपीज एक्स्ट्रा जमा कराएगा। झगड़ा किसी ने नहीं करना मेरे साथ, सर 20 रुपए हम क्यों दें, ठीक है। 5 बच्चे नहीं आए, उसकी वजह से हर स्टूडेंट के 20 रुपीज बढ़ गए। तो पर स्टूडेंट अगर 20 रुपीज कॉस्ट बढ़ रही है तो एक्सप्रेशन कैसे बनेगी? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? देखो जरा, ये बड़ा है या ये बड़ा है? वो वाला। चलो, बच्चों ने वोटिंग कर दी कि सर ये बड़ा है, और इसको आपने बोला छोटा, ऐसे ही बोला ना आपने। कोई भी नंबर बड़ा तब होता है अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में दिया हो, फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया हो। इन दोनों में से वो बड़ा होगा जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा, समझ रहे हो? जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वही बड़ा होता है ना। ये लो, मैंने लिखा 8 और यहां पर मैं लिख रहा हूं बच्चों 2, और यहां पर मैंने लिखा 8, यहां पर मैं लिख रहा हूं 4, ठीक। आपने इसको बड़ा बोला, ठीक। अब ये देखिए, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आपका 8/4 है, और ये आपका 8/4 - 2 है, कुछ ऐसे ही है ना ये, ठीक। अब जब 4 से 8 को कैंसिल करोगे तो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। 4 - 2 कितना आया? कौन सा बड़ा हुआ? पता लग गया? देखो बेटा वो x है, ये 10 बच्चे हैं। अभी थोड़ी देर पहले समझाया था आप लोगों को मैंने कि भाई पिकनिक पे मेरे पास आप 10 बच्चों को लेके जाना चाहते हैं। अगर आप 10 बच्चों को मैं पिकनिक पे लेके जाना चाहता हूं तो हर स्टूडेंट से मुझे कितने रुपए लेने पड़ेंगे? 200 रुपए लेने पड़ेंगे, ठीक है। अब कॉस्ट तो हमने 200 रुपए फिक्स की है। 5 बच्चे कहते हमने नहीं आना, 5 बच्चे क्या कहते हमने नहीं आना, तो फिर क्या हुआ? 10 - 5, तो 10 - 5 जब मैंने किया तो कितना आया? यहाँ पर 5 आया। अब देख लो कौन बड़ा आ रहा है? 5 4 का 20, कौन बड़ा? 200 की 400? 400 बड़ा हो गया, ठीक है। तो आंखें बंद करके सीधे इसको नहीं बोल देना बड़ा। अब आपने क्यों बोला बड़ा, मैं बताता हूँ। आपको लग रहा है भी एक्स में से तो 5 माइनस हो रहा है, इसलिए ये तो छोटा ही होगा, इसको बड़ा बोल दो, ठीक। ये भी तो देखो वो डिनोमिनेटर में है। हाँ, अगर न्यूमिनेटर में x होता और x - 5 होता तो आप ठीक थे, x बड़ा है। पर अगर न्यूमिनेटर में नहीं, अगर ये डिनोमिनेटर में आ जाए तो फिर कौन बड़ा? x - 5 बड़ा होगा डिनोमिनेटर में, वो छोटा है ना, ठीक है, डिनोमिनेटर में। तो बड़ा छोटा आपसे क्यों पूछा जा रहा था? क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे किसी में से किसी को माइनस करना है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बड़ा हो गया और ये क्या हो गया? छोटा। तो ये हमारे पास हो गया 2000 डिवाइडेड बाय x - 5, उसमें से हम माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे? 2000 डिवाइडेड बाय x, और पर स्टूडेंट कॉस्ट कितनी बढ़ रही है? 20 रुपीज। पर स्टूडेंट कॉस्ट कितनी बढ़ रही है? 20 रुपीज। 5 बच्चे पिकनिक पे नहीं आते हैं तो हर बच्चे को कितने रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे मुझे?
20 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, स्टेटमेंट में दिया हुआ था, ठीक है, अपनी तरफ से नहीं लगा रहा, स्टेटमेंट में 20 रुपीज दिया हुआ था। अब आगे बच्चों, कॉमन क्या दोनों में, 2000 कॉमन, बचा क्या 1/x - 5 - 1/x इज इक्वल टू 20। तो 0 से 0 कैंसिल होगी फिलहाल, अभी ये 200 लिख लेते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लो, कितना हो गया x, ये कितना हो गया -x + 5 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर - 5x इज इक्वल टू 2। इतना डन। जब ये ऊपर यहाँ पर 1 के पास गया तो बाहर माइनस था, साइन चेंज हो चुके हैं, x से x, अब ये हमारे पास हो गया 200 इंटू 5 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर - 5x इज इक्वल टू 2। तो 5 को 200 से किया तो कितना हुआ, 5 2 का 10, साथ में 2 0, ये बन गया हमारे पास 2x स्क्वायर - 2 5 का 10x, 1000 ले गए राइट हैंड साइड पे, 2x स्क्वायर - 10x - 1000 इक्वल्स टू 0। 2 से डिवाइड कर लो, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करा तो ये बचा x स्क्वायर - 5x - 500 इक्वल्स टू 0। क्या करेंगे, फैक्टर करके, अगर एक x पॉजिटिव आया एक x नेगेटिव आया, नेगेटिव तो लोगे नहीं, स्टूडेंट्स नेगेटिव थोड़ी हो सकते हैं, ठीक है, तो फैक्टर करके x की वैल्यू बताइए क्या आती है। तो बेटा जी x स्क्वायर -25x - 20x और -500 इक्वल्स टू 0, x कॉमन, x -25 -20 कॉमन, x यहाँ पे प्लस यहाँ पे प्लस है बेटा, ठीक है, 25 में से 20 निकाला तो -5, यहाँ पे प्लस आ गया, x - 25 इक्वल्स टू 0, x + 20, एक रूट हमारे पास आ गया x + 20 और एक रूट हमारे पास आ गया x - 25 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या निकली, एक निकली -20 और एक निकली +25। तो नेगेटिव को रिजेक्ट कर दो, x इज इक्वल टू कितना 25। अब देखिए x क्या था, देखो कितने बच्चे पिकनिक पे लेके जा रहे हैं हम, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 25 बच्चे हम पिकनिक पर लेकर जा रहे हैं, जिसमें से 5 ने आने से मना कर दिया था, टोटल कितने हुए फिर 20, ठीक। अब कॉस्ट कितनी बढ़नी है वो देख लो, ठीक, तो 2000 हमें शेयर इंक्रीज ईच स्टूडेंट पता करना है। वैसे तो जो शेयर था वो क्या था, जो शेयर है, शेयर ऑफ 25 स्टूडेंट्स, 25 स्टूडेंट्स का शेयर कितना, ऊपर आया 2000, नीचे क्या आ गया 25, ठीक है जी, मतलब डिवाइड करके आपने लिखवा दिया ना 80। इसका मतलब पर स्टूडेंट कितने रुपीस लेके आने पड़ेंगे, 80 रुपीस पर स्टूडेंट लेके आना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मान लो 5 बच्चे आने से मना कर देते हैं फिर क्या होगा, 20 रुपीज इंक्रीज होंगे बेटा, ये देखो स्टार्टिंग में बोला नहीं था, पर स्टूडेंट 20 रुपीज इंक्रीज हो जाएंगे, वो तो उन्होंने पूछा ही नहीं है, वो तो उन्होंने बोला था भाई आप बताओ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने लेके जा रहे हो और हर बच्चे से कितना शेयर आप ले रहे हो। तो 25 बच्चे हम लेके जाना चाहते हैं और हर बच्चे से हमें कितने रुपए मंगवाने, ₹80 हर बच्चा घर से लेकर आएगा। इतनी चीज क्लियर, हाँ जी बताओ, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब 5 बच्चे नहीं आते हैं तो फिर कितना शेयर डालना पड़ेगा, यहाँ पे रखो ना वैल्यू तो पता लग जाएगा आपको, ये उन्होंने पूछी नहीं है, यही 2 चीजें पूछी थी हमने निकाल दी। तो ये जो लास्ट वाले 2 क्वेश्चन थे ये बढ़िया क्वेश्चन थे, इसके साथ के क्वेश्चन बुक में से ढूंढिए और ट्राई करिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा खत्म हो चुका है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने कर लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट होगी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही।